तो फ्रेंड्स, पतझड़ के बाद बसंत का हम सेकंड पार्ट सुनते हैं। आनंदी हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन। बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में लिखा यह नाम शक्ति के मन को बहुत शांति दे रहा था। प्रकृति की गोद में बसा, शहरी आपाधापी से दूर, शांत और निर्मल बहती हवा, सब कुछ शक्ति को किसी अद्भुत दैवीय स्थान की अनुभूति दे रहा था। हिंदी के नीचे ही स्थानीय भाषा में भी संस्था का नाम लिखा था। बाहरी दीवारें प्राकृतिक बेल और झाड़ियों से ढकी हुई थी। लोहे के उस दरवाजे के अंदर घुसते हुए उसे अजीब सिहरन महसूस हो रही थी, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। कुछ आदिवासी महिलाएं वहां बैठकर सब्जियां साफ कर रही थीं। वो अपने स्थानीय लोकगीत भी गुनगुना रही थीं। चिड़ियों की चहचहाट उनकी आवाज़ के साथ ऐसे सुर मिला रही थी जैसे संगीत की कोई धुन बज रही हो। शक्ति ने आंखें बंद करके वहां की खुशबू को आत्मसात किया। कितने सालों बाद आज वो एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। शायद मनीष के बाद। मनीष का नाम ध्यान आते ही उसका मन कसैला हो गया। सधे कदमों से वो वहां बैठे एक अधेड़ उम्र के दंपति की ओर बढ़ गई। कैप्टन बसंत, उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन सज्जन पुरुष को निहारा। वो तो आपको पिछले अहाते में मिलेंगे। ये उनकी वर्जिश का समय है। उन सज्जन ने अपनी स्मार्ट वॉच में समय देखते हुए कहा। शक्ति तो उनके पहनावे और हाव भाव से उन्हें ही रिटायर्ड आर्मी अफसर समझ बैठी थी। उनसे रास्ता पूछकर वो पिछले अहाते की तरफ बढ़ चली। 6 फीट लंबा कद, सलोना सा गोरा रंग, छोटे से कटे बाल, बलिष्ठ भुजाएं, चौड़ी छाती और एक नकली पाँव। करीब 26-27 साल का एक सुदर्शन युवक वहां दंड घुमा रहा था। उसकी बलिष्ठ भुजाओं के आगे वो दंड भी जैसे दयनीय लग रहा था। उसके छोटे बालों में से एक लट उसके माथे पर आकर ठहर गई थी, जो लगातार बह रहे पसीने के लिए रास्ता बना रही थी। फिर माथे पर गिर रहा पसीना उसकी तीखी नाक से गुजरता हुआ उसके होठों को छू रहा था। वहाँ से एक मोड़ पर वो गायब होकर सीधा थोड़ी से नीचे टपक रहा था। इससे पहले कि वो पसीने की आगे की यात्रा ढंग से देख पाती, एक मीठी सी चंचल आवाज़ उसके कानों से टकरा गई। मुंह बंद कर लीजिए मिस, जंगली मच्छर अंदर चला गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैप्टन बसंत की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उनको देखते हुए शक्ति का मुंह खुला का खुला रह गया था, जिस पर कैप्टन बसंत ने ये चुटकी ली थी। शक्ति रंगे हाथों पकड़े जाने की शर्म से गड़ी जा रही थी और कैप्टन बसंत उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को देखकर हंसे जा रहे थे। अपनी झेंप मिटाने के लिए शक्ति ने एक और बेवकूफ़ी कर डाली। वो सॉरी रिटायर्ड कैप्टन सुनकर लगा था कि कोई 50-55 साल के अंकल होंगे। कहते ही अपनी बेवकूफ़ी का एहसास उसे हो गया। कैप्टन की तरफ से हंसी का एक और फव्वारा उठा और शक्ति ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा फाइल के पीछे छुपा लिया। पूरा आश्रम घूम लेने के बाद बसंत शक्ति को अपने ऑफिस में लेकर आ गया। घुसते ही शक्ति तो छोटे बच्चे की तरह उत्साहित होकर ऑफिस की दीवारों पर लगी तस्वीरें और मेडल्स ट्रॉफी देखने लगी। सेना में मिले कई पुरस्कार, फिर इस संस्था के लिए मिले इतने सम्मान के बीच लगे परमवीर चक्र देखकर शक्ति अभिभूत हो गई। ये 2 परमवीर चक्र, ये तो मरने के बाद। शक्ति कहते हुए खुद ही रुक गई। बसंत से मिलने के बाद वो पता नहीं कितनी बेवकूफ़ियाँ कर चुकी थी। हाँ, एक तो आनंदी का है, मेरी पत्नी, और दूसरा मुझे मिला अपना पैर गंवा देने के बाद। बसंत कुछ भावुक हो गया। शक्ति ने फौरन बात बदल दी। वैसे कमाल हो तुम भी। 24-25 की उम्र में कौन इतने इनाम और मेडल इकट्ठे कर पाता है? 30। बसंत फिर शरारत से मुस्कुराया। ओह, 30 हैं ये मेडल? शक्ति गिनने लगी। नहीं, मेरी उम्र 30 साल है शक्ति जी। बसंत फिर हंसने लगा और शक्ति फिर शर्मिंदा हो गई। लगता है बसंत के सानिध्य में वो ऐसी ही हरकतें करने वाली थी। शक्ति ने मन ही मन अपने मुंह पर गोंद चिपकाए और आगे का काम समझने लगी। एक दिन के लिए इतनी शर्मिंदगी काफ़ी। उसे वहाँ आए 3 महीने होने आए थे। इस दौरान उन्होंने 5 प्रदर्शनियाँ भी लगाई थी हैंडीक्राफ्ट्स और कारीगरी के प्रमोशन के लिए, जिनमें से आखिरी 2 बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी। शक्ति का नाम भी सोशल मीडिया और अखबारों में आने लगा था। आखिर हर कोई तो मेट्रो सिटीज़ की ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी को छोड़कर यहाँ आदिवासियों के साथ काम करने नहीं आता है ना। आज बसंत और शक्ति एक और सफल प्रदर्शनी लगाकर वापस हो रहे थे। सारा सामान और कबीले के लोग तो ट्रक में बैठकर वापस हो लिए थे, पर कुछ विदेशी क्लाइंट से मिलने की वजह से बसंत और शक्ति एक दिन और रुक गए थे। आज उन्हें अब तक की सबसे अच्छी डील मिली थी। कारीगरों को अपने काम के लिए 3 गुना पैसे मिलने वाले थे और उनकी छुपी हुई कला की चर्चा विदेशों तक पहुंच रही थी। लौटते हुए शाम हो गई थी। बसंत और शक्ति दोनों ही चुप थे। कुछ खिंचाव सा था दोनों के बीच सुबह जब शक्ति तैयार होकर रूम से बाहर निकली थी तो गुलाबी साड़ी में उसे देखकर बसंत का दिल धड़कना भूल गया था। उसने जल्दी से शक्ति की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दी और शक्ति तब से एकदम गुमसुम और चुपचाप थी।
बसंत परेशान हो रहा था शक्ति की चुप्पी से। उसे अपने किए का कोई मलाल नहीं था। वो आर्मी वाला बंदा था, जो उसके दिल में था उसे छुपाना नहीं आता था। उसने अपने बीच पसरी चुप्पी को तोड़ने का निश्चय किया और कार का म्यूजिक धीमा कर दिया। देखो शक्ति, अगर तुम्हें मेरी आज की शरारत बुरी लगी हो तो खुलकर बताओ, क्योंकि मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। मैंने कुछ भी गलती से या जल्दबाजी में नहीं किया है। जो मेरे दिल में है शुरू से, बस उसे आज जाहिर किया है तुम्हारे आगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल भी यही चाहता है। फिर क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान किए जा रही है? अगर मेरे अपाहिज बसंत शक्ति की चुप्पी का गलत मतलब निकाल रहा था। बसंत, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आप अपाहिज नहीं हैं। अपाहिज तो वो लोग होते हैं जो सारी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद किसी की मदद नहीं कर पाते हैं। आप तो वो मजबूत स्तंभ हैं जिनके सहारे आज हजारों आदिवासी और कारीगरों को अपनी मेहनत और हुनर का सही मूल्य मिल रहा है। पर आप गलत डाल पर फूल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो डाल हूँ जिस पर प्यार के मौसम के बाद धोखे का पतझड़ भी गुजर चुका है। आप कितना भी प्रयास कर लें, दोबारा यहाँ फूल खिलने मुश्किल ही हैं। शक्ति ने अपने अंदर चल रहे तूफान को बसंत से छुपाने की असफल कोशिश की। शक्ति, पतझड़ के बाद ही तो बसंत आता है ना। बसंत ने गाड़ी एक तरफ रोककर शक्ति के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए थे। शक्ति कुछ नहीं कह सकी। बसंत के व्यक्तित्व के आगे तो वैसे भी उसकी जुबान अक्सर फिसल ही जाती थी। पर अब वो कोई फैसला अकेले नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने पलकें झुकाकर चुप रहना बेहतर समझा। बसंत ने भी फिर उसे और परेशान नहीं किया और बाकी का सफ़र उसी खिंचे माहौल में पूरा हो गया। 2 दिन हो गए थे उन्हें प्रदर्शनी से लौट कर आए। कैप्टन बसंत एक बार भी उसके सामने नहीं आए थे। यूँ तो उसे तसल्ली होनी चाहिए थी कि वो खुद ही पीछे हट गए हैं शायद, पर तसल्ली की जगह एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। 2 दिन से सुबह की चाय भी फीकी लग रही थी शक्ति को। उसके कमरे की खिड़की से वर्जिश करते कैप्टन सूरज के साक्षात दर्शन जो नहीं हो रहे थे अब। रोज़ चाय लेकर वो खिड़की की आड़ में बैठ जाती थी और वो उनको दंड घुमाते देखते चाय का घूंट भरती जाती थी। उसके बाद काम के दौरान भी उसका कैप्टन से सामना होता रहता था और हर मुलाकात के साथ कोई ना कोई खूबसूरत और प्यारा सा लम्हा जुड़ ही जाता था। 2 दिन से तो ऑफिस में भी नहीं दिखे थे कैप्टन। एक बार फिर वो बसंत के ऑफिस की तरफ चक्कर लगाने पहुंच गई। शायद आधे शीशे में ही जनाब के दर्शन हो जाएं। आप सर को ढूंढ रही हैं क्या? चपरासी ने फाइलें उठाते हुए पूछा तो वो थोड़ा सपचा गई। जी, कुछ पेपर्स पर साइन लेने थे सर के। दिखे नहीं हैं वो 2 दिन से। शक्ति झूठ मूठ अपना पर्स टटोलती बोली। आप मुझे दे दो कागज़, मैं ये फाइलें भी सर को देने ही जा रहा था। आपके कागज़ भी करा लाऊंगा। सर तो अभी हफ्ता भर और नहीं आएंगे, उन्हें टाइफाइड हुआ है। चपरासी ने खबर दी तो शक्ति परेशान हो गई। एक काम करो भैया, आप फाइलें भी मुझे ही दे दो। मुझे कुछ बातें पूछनी भी थी सर से, तो मैं ही साइन करा लाती। शक्ति ने चपरासी से फाइलें ली और अपने कमरे में आ गई। पता नहीं किस बात पर उसके आंसू गिरे ही जा रहे थे। रोते रोते मूंग दाल का सूप बनाया और फाइलें लेकर बसंत की कॉटेज की तरफ बढ़ गई। कॉटेज का मुख्य दरवाज़ा खुला पड़ा था। अंदर पहुंची तो घर का हाल देखकर सिर घूम गया। शायद वापस आने के बाद सामान खोल भी नहीं पाए थे कैप्टन। बाहर सोफे पर ही चादर ओढ़े सो रहे थे बसंत। मुझे इतना सताकर बहुत अच्छी नींद आ रही है ना आपको? हौले से उसके बाल सहलाए तो बुखार की तपिश माथे पर महसूस की उसने। पहले कैप्टन के कपड़े मशीन में धुलने लगाए, फिर सारा घर एक सा किया। फिर आराम से कैप्टन के पास एक मूड़ा डालकर बैठ गई और धीरे से उन्हें जगाने लगी। कैप्टन उठिए, सूप पी लीजिए, फिर आपको दवा भी खानी होगी, जल्दी उठिए। कैप्टन हल्का सा कुनमुनाए और फिर शक्ति का हाथ अपने हाथों के बीच दबाकर फिर सोने का उपक्रम करने लगी। कैप्टन, कैप्टन, मेरा हाथ छोड़िए कैप्टन, आंखें तो खोलिए कैप्टन। शक्ति एकदम घबरा गई। बिल्कुल नहीं, मैं आंखें खोलूँगा तो तुम गायब हो जाओगी। तुम हमेशा यही करती हो। कैप्टन ने उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा। शक्ति के गाल गुलाबी हो गए। बसंत सो नहीं रहे थे। वो तो बस आंखें बंद किए चपरासी का इंतजार कर रहे थे। शक्ति को वहाँ देखकर चुपचाप लेटकर मज़े ले रहे थे। इसका मतलब बसंत तब भी जागे हुए थे जब मैंने इनके बाल। शक्ति अपना हाथ छुड़ाने का जतन कर ही रही थी कि बसंत ने एक सगुफा और छोड़ दिया। वो सूप तो पिला दो मुझे, जो इतने प्यार से बनाकर लाई हूँ। मना नहीं कर पाई शक्ति। धीरे से कटोरदान उठाया और चम्मच से लेकर थोड़ा थोड़ा सूप कैप्टन को पिलाने लगी। अगर बीमार पड़ने के इतने फ़ायदे हैं तो भगवान मुझे कभी ठीक भी मत करना। बसंत, मजाक की भी एक हद होती है। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। शक्ति की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। 2 दिन का इंतजार और फिर बसंत की ऐसी हालत देखकर वो तड़प रही थी। शक्ति, क्यों चीज़ों को और मुश्किल कर रही हो? अपने लिए भी और मेरे लिए भी। जब प्यार है, चाह है, तो इकरार से इनकार क्यों? बसंत ने शक्ति से सवाल किया तो वो समझ गई कि अब भागना संभव नहीं है। बसंत, मैं एक बार प्यार करके पछता रही हूँ
और अब मैं कोई निर्णय खुद लेने में डरने लगी हूँ। मनीष के बारे में दीदी जीजू ने मुझे बहुत चेताया था, मगर मैं प्यार में ऐसी अंधी हो गई थी कि अपने भला बुरा समझ ही नहीं पाई। अब निर्णय लेने से डर लगता है। बसंत, ऐसा नहीं है कि तुम पर भरोसा नहीं है, खुद पर से विश्वास उठ गया है मेरा। शक्ति की मनः स्थिति जानकर बसंत उसे बस सांत्वना देने लगा। ये लीजिए, हमें लगा था साली साहिबा काम में बिजी होंगी, पर ये तो यहाँ आराम में व्यस्त लगती हैं। आकाश की आवाज़ सुनकर शक्ति एकदम उठकर खड़ी हो गई। आज वो ऐसे शर्मा रही थी जैसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई हो। आकाश और मुक्ति दोनों हंसते हुए कमरे में आए और बसंत को अपना परिचय दिया। थोड़ी ही देर में बसंत और आकाश गहरे दोस्तों की तरह बातें करने लगे। आकाश और मुक्ति की सहमति से शक्ति और बसंत दोनों ही जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए। आरवी मुक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, तो फिर आकाश और मुक्ति ने उसे औपचारिक तौर पर गोद ले लिया। आखिर शक्ति के जीवन में पतझड़ के बाद बसंत आ ही गया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी के दोनों पार्ट बहुत पसंद आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिए, वो हमारा उत्साह बढ़ाने के बहुत काम आते हैं फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरह की ब्यूटीफुल स्टोरीज़ सुनने को मिलती रहें। थैंक यू।